हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जियोग्राफी के बारे में बताऊंगा और उन स्टूडेंटों को बताना है कि जो कि एक भारत देश के सबसे टफ एग्जाम में से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आईएएस पीसीएस आईएफएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उस एग्जाम में एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पूरी यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान भी रहा है और आज की डेट में सबसे ज़्यादा योगदान इसका हो रहा है और होता रहेगा आगे तक। एक्चुअली हो क्यों रहा है, इसका भी रीज़न है क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसका ही रिलेशन है सबसे। आज मैं कैसे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के तौर तरीके, समझने के तौर तरीके सभी के अलग होते हैं और जो बंदा इन्हें समझ जाता है वो उसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाता है। कहते हैं ना, उस सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट आने लगता है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी होता है कि उन्हें पता नहीं होती कि हमें इंटरेस्ट हो क्यों रहा है। वो दूसरों के सामने अपने बारे की चीज़ को पेश नहीं कर पाते कि मुझे इंटरेस्ट लगता है, इस वजह से लगता है, वो नहीं बता पाते। तो आज मैं आपको जियोग्राफी के बारे में बताऊंगा कि जियोग्राफी एक यूपीएससी जैसे एग्जाम में एक बहुत बड़ा इसका क्राइटेरिया है, इसको बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र को कैसे मुट्ठी में कवर किया जाए, आखिर हम इस सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट करें शुरुआत में, जिससे कि हमें बहुत लंबी तैयारी करनी है। इसकी बहुत लंबी एक दूरी है जिसमें हम पीछे का जितना भी कुछ याद करें उसे भूल ना पाएँ और हमेशा के लिए याद होता रहे। तो ऐसा क्या करें इस जियोग्राफी के अंदर। तो आज मैं आपको दो टॉपिकों में कवर करूंगा, ठीक है। एक तो मैं करूंगा आरंभ कैसे करें यूपीएससी के स्टूडेंटों के लिए, और अगर यूपीएससी के स्टूडेंट से अगर कोई नीची वाली जॉब्स का कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी के स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ेगा ना तो वो उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई तो दूर टॉप कर जाएगा अंदर एग्ज़ाम को। तो इसलिए सभी स्टूडेंटों के लिए पर मेन मुद्दा है यूपीएससी वालों के लिए। तो आरंभ कैसे करें इस सब्जेक्ट को और समय प्रबंध कैसे करें और याद कैसे रखा जाए। याद कैसे रखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं सब चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए ज़रूर, ठीक है। एक्चुअली में हम जब जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो जियोग्राफी को हम भूगोल कहते हैं, ठीक है। और भूगोल को जब पढ़ते हैं तो भूगोल के अंदर हम समुद्र विज्ञान के बारे में, भू आकृति विज्ञान के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। ये सारा अंदर का खेल है, पर मैं समझाना चाहूँगा पढ़ना कैसे है। आपको ध्यान से समझना, एक एक बात को मिस मत कर देना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जियोग्राफी है भूगोल। भूगोल को हमने दो भागों में बांटा है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। ये तो आपको जब पढ़ाएंगे हम तब बताएंगे कि क्यों है। हम पर्वत मतलब तरीका बता रहे हैं हमें करना क्या है। हमें जब भी भूगोल के बारे में अध्ययन करना है तो भूगोल का अध्ययन हम तीन तरीके से करते हैं। एक तो क्रमबद्ध प्रतिमान के थ्रू, एक प्रादेशिक प्रतिमान के थ्रू, एक पारिस्थितिकी प्रतिमान के थ्रू। तो हमें जब भी कभी भी अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें क्रमबद्ध तरीके से करना है, क्रमबद्ध प्रतिमान के तरीके से, पैराडाइन या अप्रोच के तरीके से। हम सबसे पहले समझेंगे भौतिक भूगोल के बारे में, और भौतिक भूगोल के बारे हम समझ देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। तो भौतिक भूगोल में जो सारी चीज़ सिलेबस में जो जितनी डिजाइन तरीके से की गई है उस तरीके से ही हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर उस तरीके से नहीं समझ में आता है तो अपने जो सरल तरीका आपका है उस तरीके से पढ़िए हैं, परंतु जो तरीका दिया उसी के अनुसार पढ़िए, क्योंकि उसे साइंटिफिक तरीके से, कंसिस्टेंसी से, क्रमबद्ध तरीके से मैनेज करके सिलेबस को रीडिज़ाइन किया है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूँगा, ध्यान से सुनना। जियोमॉर्फोलॉजी का कोई टॉपिक लिया हमने, जियोमॉर्फोलॉजी का कोई टॉपिक लिया और इसे हम वीडियो के थ्रू, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। अगर आपने, हो सकता है आज जो इन चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैंने पेड करके, पैसों को खर्च करके तब मैंने इन चीज़ों के बारे में जाना है। क्योंकि यूट्यूब पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आधी चीज़ बताते हैं, आधी नहीं बताते, जिस वजह से स्टूडेंट ना तो उसका डाउट क्लियर हो पाता, वो परेशानी में फंस जाता है। तो आज भी मैं आपको बता दूं, ये मेरी नोट्स है। इस नोट्स में मैंने इस सारी चीज़ को मेंशन किया हुआ है, इसमें सारी मेंशन किया हुआ है। और इस नोट्स के मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे तब जाके मैं आपको आज बता रहा हूँ कि
मैंने पे किए हैं तो मेरे से भी किसी बहन भाई का भला हो सके। मैंने पे कर लिए के ऊपर दूसरे को मैं नहीं करने दूंगा। इन सभी को पढ़ने के बाद, इन सभी को पढ़कर मैंने 1 डेढ़ महीने अपनी अपनी दिनचर्या में इनको फॉलो करके मुझे फ़ायदा हुआ है बहुत, और तब मैं पेश कर रहा हूँ इनको। ध्यान से सुनिए। तो हम बहुत ही, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी का हमने कोई टॉपिक ले लिया, और अगर टॉपिक में आपने पहली वीडियो या पहली क्लास को आपने स्किप कर दिया, दूसरी में भी स्किप कर दिया, आ जब आए तीसरी वीडियो में या तीसरी क्लास में आप अटेंड हुए, तो आप पूछेंगे इसमें कोई नया वर्ड आपको सुनाई दिया, जियोमॉर्फोलॉजी में कोई नया वर्ड दिया, तो आप कहेंगे कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर, इसको बता दीजिए। अब आपको तकलीफ़ होगी नहीं होगी? तो सर कहेंगे कि आप पहले क्यों नहीं आए 2 दिन पहले? उस चीज़ के बारे में सारी प्रूफ जड़ तक सारी चीज़ को पहली वाली दूसरी वीडियो में बता दिया गया था। और दूसरी वीडियो में जो बताया था, कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट थे या कुछ न कुछ ऐसे वर्ड थे जियोग्राफी के, जो कि पहली वीडियो में से शुरू हो रहे थे। तो इस तरीके से इसका इसमें रिलेशन था। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब भी कभी भी पढ़ें जियोग्राफी को, तो शुरुआत से ही पढ़ें, शुरुआत से ही पढ़ें। अन्यथा ऐसा ना करें कि आपको पढ़ा रहे हैं मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, और आप चले गए क्लाइमेटोलॉजी में, तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना होगा, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना होगा। और नहीं तो क्लाइमेटोलॉजी में जो कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पढ़ाया कि वायुमंडल आया कहाँ से, तो वायुमंडल के बारे में आपको पता नहीं पड़ पाएगा जब तक कि जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों से, जो ज्वाला और ज्वालामुखी और उनके साथ जो गैसें निकली थी, उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर पास एक वायुमंडल का निर्माण किया। तो अंतर्जात शक्तियों के कारण ही तो हुआ। अंतर्जात शक्तियों से, जो अंतर्जात शक्तियों के द्वारा जो लावा और गैसें और जलवाष्प निकली थी, तो पहले इनको समझना होगा, तभी तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ पाएंगे कि उसका वायुमंडल कितना है, कैसे कैसे नहीं है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा, जैसे कहते हैं क्रमबद्ध तरीका, है ना। तो वैसे ही करना होगा। जैसे कि हमने अब आंतरिक, दूसरा हमने कोई समझ लिया, मतलब कि पृथ्वी की कोई संरचना है, ठीक है। पृथ्वी की संरचना है, तो पृथ्वी के ऊपर संरचना है कोई, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, कुछ भी हो गया, जैसे पर्वत की श्रृंखलाएं हो गई, हिमालय की, है ना। तो ये कहाँ से आई, तो इनके बारे में जो निर्माण हुआ है, तो कहाँ से आई, तो इनका एक सिस्टमेटिक तरीका है कि जिनका जो जन्म, इनका निर्माण हुआ पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों से हुआ है। अब अंतर्जात शक्तियों में कोई नया वर्ड आ गया, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, तो ये क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं, तो इनके पीछे भी कोई न कोई रीजन है। तो वही रीजन को कहते हैं संवैनिक धारा सिद्धांत, नाम दिए हैं उन्हीं को। जैसे कि मैग्मा जो है, वो मैग्मा चैम्बर में एक एक मतलब रिएक्शन, एक क्रिया बनाता रहता है, एक सर्किल सा बनाता रहता है कि पर्वत जो है, पर्वत नीचे धंस जाएंगे, फिर मैग्मा में आकर मैग्मा चैम्बर में पिलक कर फिर ऊपर चले जाएंगे। ये क्रिया चलती रहती सी है। तो ये जो चलती रहती है, इन्हीं को धारा कह देते हैं। बहुत नामों से, अलग अलग नामों से दिया जाता, तब इनके बारे में समझना होगा। और इनको समझ जाएंगे, अंतर्जात शक्तियों में आपने वो समझ लिया, इस तरीके समझ गया, तो सारी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से आप समझ में जाएंगे। और ये बीच की चीज़ छोड़ दी तो आपको गलत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आंतरिक संरचना है ना, तो आपको करना क्या होगा आंतरिक संरचना में, अगर आपसे कहीं ये वीडियो आपने नहीं देखी, अब आगे अंतर्जात बल, तो आपसे कहेंगे अंतर्जात शक्ति, अंतर्जात क्या होता है यार, पता नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, आंतरिक के बारे में सबसे पहले समझ लो। आंतरिक जो है ना, आंतरिक संरचना के बारे में कैसे समझना होगा, आपको सबसे पहले समझना होगा संवैनिक धारा सिद्धांत, है ना। संवैनिक धारा सिद्धांत के बाद आपको समझना होगा अंतर्जात शक्तियों के बारे में। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक रिंग बनी होती है, जैसे कि हम पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के अंदर एक रिंग बनी हुई है। अगर उस रिंग को आप सही तरीके से समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक साइकिल लेता हूँ, ठीक है, एक साइकिल की चेन है ये, और इस चेन में यहाँ पे इस कड़िए को निकाल दिया गया, तो ये सारा सिस्टमेटिक तरीका बिगड़ जाएगा, चेन खराब हो जाएगी, ना गाड़ी चल पाएगी ना कुछ चल पाएगी। और अगर उस चेन में उस कड़िए को अगर आप सही कर लें एक को, तो सारी चेन सही हो जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी जब जियोग्राफी में पढ़ें, तो आप सारी चीज़ों को एक सही तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा।
और अगर किसी भी हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते हैं और बीच में भूल जाते हैं, तो जहाँ शुरुआत तो आपको पता है कि कैसे शुरुआत हुई, तो शुरुआत से जब आप याद करना शुरू करेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिक जो भूल रहा था ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके याद। ठीक है, याद आ जाएगा। तो यही तरीका होता है कि सही तरीके से आपको फ्लो के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये चीज़ तो होगी, आप सही तरीके से पढ़ना चाहिए, बट आपको क्या है कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एक टफ एग्जाम में से एक है। तो आपको करना क्या है कि हम जो सब लोग होते हैं, हम सब लोग परंपरागत भूगोल को तो हम पढ़ लेते हैं, परंपरागत भूगोल को 50 से 60% पढ़ लेते हैं। हम लोग जो होते हैं पढ़ा देते हैं, सब लोग हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मतलब कि परंपरागत वाले में जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जो कि हमने किताबों में देख लेते हैं, जैसे कि दिख नहीं रही है, नीचे की तरफ रखी है वो। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बट उसमें से 90% पढ़ लेते हैं हम, जैसे किताब में दिया है ना, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में, समुद्र विज्ञान के बारे में हम बुकों से पढ़ लेते हैं 90%, या कोई टीचर पढ़ा देता है। ठीक है, यूपीएससी बंदे की कह रहा हूँ। ठीक है, और समकालिक भूगोल में आपको पढ़ा देता है जियोपॉलिटिकल साइंस हो गई, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हैं, सोशल कल्चर हैं, तो इनमें आपको 100% नहीं पढ़ा पाता। वो बंदा जो है वो 40% ही आपको पढ़ा पाता है यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे अगर इतना कर पा रहा है तो आपको सिलेक्शन सही नहीं हो पाएगा, अब डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जो ये लोग पैसे पे करके करते हैं, तो ये करते हैं यहाँ पे, और इस चीज़ को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, फ्री कॉस्ट, मेरा कुछ नहीं है। मैं वहाँ से सीखूंगा, याद करूंगा, पढ़ूंगा, और कुछ चीज़ें आसपास के से लूँगा, तब मैं जाके आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जियोपॉलिटिकल जियोग्राफी में जैसे नए कोई राज्य के बारे में, संघवाद क्या रिलेशन है, तो इन सभियों से संबंधित जो खबरें आती हैं उन सभियों के बारे में बताएंगे। पर ये सारी चीज़ें आपको कब रह पाएंगी, यहाँ कब समझ में आएंगी, आपको पहले याद रखना होगा सिलेबस को। अगर आपको सिलेबस याद है तो आप सारा चीज़ कर लेंगे। जैसे कि आपको कहा जाए कि मुझे दिल्ली किसी के फलाने घर जाना है, दिल्ली है ना, दिल्ली फलाने घर जाना है मुझे अपने घर से। अब पापन ने बताया दिल्ली चले जाना, और पापन ने यही नहीं बताया है कि वहाँ जाना, और ना तुमने पूछा उन्हें कि कहाँ जाना है, बस ये बोल दिया कि दिल्ली जाना है। तो तुम वहाँ पे जाओगे, इधर उधर गड़बड़ करोगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, टाइम वेस्ट होगा, किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, हो गया। अगर तुम्हारे बता दी जाए, तुम्हें ये क्लियरिटी हो जाए कि मुझे उसके यहाँ फलाने के घर जाना है और इन इन रास्तों से जाना है, तो आप आराम से पहुंच जाओगे, बिना टेंशन है, बिना कुछ के, टाइम भी बचत के करके चले जाओगे। ठीक कुछ ऐसा ही इसका है जी। अगर आपको सिलेबस याद होगा और सिलेबस को एक सही तरीके के फ्लो में याद होगा ना, और उसी के अनुसार आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए वो सारी चीज़ टफ नहीं लगेगी, एक सरल लगेगी, और आपको याद होती चली जाएगी। अब देखते हैं कि हम याद कैसे रखा जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूपीएससी के लिए ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि इतना बड़ा सिलेबस है, शुरुआत हम पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, तो पीछे की बातों को भूलते चले जाते हैं। इसका एक रीज़न है आपके लिए, और इस चीज़ को तुम नहीं समझ पाए आज तक, इसे आज मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप क्लास अटेंड कीजिए, मेरे को तो नहीं पता कैसे करना है, वो अलग हम बताएंगे। आप मॉर्निंग में उठे किसी भी टाइम, मेरे को नहीं पता क्या किया आपने, मैं तो मानता हूँ कि आपने किसी क्लास में गए या किसी की वीडियो को देखा, आपने पढ़ा, वो वीडियो थी आपकी 2 घंटे की, ध्यान से सुनना, 2 घंटे की वीडियो पढ़ी, उसमें आराम से ऐसा इस तरीके से बताया कि आपको याद हो गया, आप आपके दिल के अंदर किया कि अब तो भूलूंगा नहीं, बहुत सरल है। और ये चीज़ जो आ जाती है ना, यही आपको गड़बड़ कर जाती है। तो आपको करना क्या है कि आपने 2 घंटे की क्लास को अटेंड किया, किसी भी तरीके से आपने लिखाई की या पढ़ाई की, जो कुछ भी किया किया। अब उसे करना क्या है कि आपको यहाँ पे तो होगा कि मुझे याद हो गया, ये करोगे आप दिल के अंदर। तो उसी समय आपको करना क्या है कि जो तुमने 2 घंटे में पढ़ा है, जो लिख कर, उसे आपको 10 से 15 मिनट में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, पर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, उसमें आपको पढ़ लेना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अब क्या करना है, उसी जगह ही बैठ के आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, कोशिश करना कम ही,
अब माइंड में वहाँ पे बैठ कर ही जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे सोचिए कि मैंने इस 2 घंटे में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। हो सकता है कि 1-2 बातें आप भूल भी जाएंगे, उसे सारी को याद कीजिए और जैसे ही आप भूलें वहीं पेज खोलिए और आप देखिए क्या भूलें, उस पर हाईलाइट किए कुछ कीजिए और वो चीज़ आपको भेजी के अंदर इतनी डीप में फंस जाएगी कोई सोच नहीं सकता है। तो ये कीजिए, ये करने के बाद आपकी वहाँ की 2 घंटे का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब करना का उसी समय 1 या 2 मिनट में हो जाए तो जो कुछ पढ़ा है उसे कीवर्ड में लिखिए, जैसे की पॉइंट में लिखिए उसका जो कोई डेफिनेशन पढ़ी है आपने तो उस डेफिनेशन का एक पॉइंट रखिए। ऐसे ही 5-6 टॉपिक चीज़ कवर किए तो 5-6 वन एक पेज पे लिख लीजिए। और करना क्या है, हर सब्जेक्ट के ऐसा ही करना है हैं। अगर डेली करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा पर आपकी हैबिट बन जाएंगे तो इनमें काम टाइम को कम करते चलना, ठीक है। और जब शाम को जब सोएं आप तो उस वक्त पे उन पेजों को लेकर सोएं, देख कर पढ़ के कीवर्डों को और जाएं। और जब भी सोएं तो आप उन कीवर्ड के अनुसार ही देखें कि दिन में हमने क्या क्या पढ़ा था। यही करने के बाद आपको एक और क्या करना है कि सुबह उठें, पानी फानी पिए तो उसी समय आप सोचिए कि मैंने रात क्या पढ़ा था, सोया था जब मैंने क्या पढ़ा था। अगर ये चीज़ आपको याद आ जाएगी काम ख़त्म। फिर वो चीज़ आपको सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आएगी जो सुबह आएगी। और जो सबकॉन्शियस माइंड में रात में पेश होती है डाटा और सुबह निकल आएगा वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। यकीन मानिए कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ बट मैं करता था पर मैंने किसी दूसरे भी स्टूडेंट पे या दूसरे भाई पे मैंने करवाया था, मेरे को तो पता था। तो उसने मेरे को बताया, मैं आपके सामने किसी दिन लेके भी आऊँगा उसे। उन्होंने बोला कि मुझे ओनली 8 दिन लगे थे और 8 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ तो मेरा मन नहीं करता कि उसे दोबारा याद करूँ। इच्छा ही नहीं है क्योंकि एक ही बार में याद हो जाता है। अगर आप ऐसे याद करके चलेंगे तो हमेशा चीज़ याद रहेंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। ये एक ऐसा सिलेबस है, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आप अगर 10 और 15 मिनट ये नहीं दे सकते तो ऐसा कीजिए कि आपको नुकसान ही होगा। अगर ये नहीं दे सकते तो फिर दूसरे दिन आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, फिर 5-6 दिन बाद 1 घंटा फिर देना पड़ेगा। ऐसे ही करोगे तब आप याद करोगे, इसी वजह से आप पीछे रह जाओगे और फिर कहोगे सिलेक्शन नहीं होता, फिर कहोगे कि याद नहीं होता। तो आप इससे बढ़िया है कि 2-2.5 घंटे बचाने से अच्छा है कि आपको खुशी भी होगी और आप तुरंत भी अच्छा भी समझ में आएगा और 5-10 मिनट में याद भी हो जाएगा। और जो शाम को मैंने बताया कि शाम को सोते वक्त पे जो कीवर्ड लिखे उन्हें याद करके सोइए और सुबह उठिए तो तब भी आप याद कीजिए। ज़िंदगी में तीसरी बार याद मत करना, हमेशा के लिए सबकॉन्शियस माइंड में डील हो जाएगा, ठीक। यही है। और अलग एक और वीडियो में एक आपके लिए एक रामबाण उपाधि का एक सिद्धि का सूत्र लाऊंगा। जैसे कि हम कभी भी हम पिक्चर मूवी को देखते हैं तो हमेशा पिक्चर मूवी याद हो जाती है, वैसा ही मैं कुछ हर एक अलग अलग सब्जेक्ट अलग तरीका लाऊंगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने पहली जो वीडियो है इनसे पहले अगर नहीं देखी उन वीडियो को देखिए, पर वो वीडियो आप यूपीएससी के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, वो एक लूसेंट के बेसिस के आधार पे वीडियो को बनाया गया है। अगर लूसेंट आपकी इच्छा है पढ़ना चाहती है, यदि छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करना चाहती है तो वो आपके लिए एक सिद्धि हो सकती है। वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। आई लव यू फ्रेंड्स, आई लव यू दोस्तों।